सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे वांग लिन ली युआन के साथ यहाँ पे जो सेलेस्टियल वेलकमिंग प्लेस नाम की एक जगह थी वहाँ पे पहुंच जाता है। ये लोग एक केव को डिस्कवर करते हैं जहाँ पर इन्हें एक ऐसा हीलिंग वॉर्टेक्स नजर आता है जिसे कि कोई सेलेस्टियल बीइंग जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन पोजेस कर रहा था। और बेसिकली ऐसे 9 भी वॉर्टेक्स यहाँ पे और थे, लेकिन तभी यहाँ पे ली युआन पोजेस हो जाता है और फिर ली युआन इस वॉर्टेक्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। पर तभी जैसे ही वो दोनों यहाँ से एस्केप कर रहे थे, हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बंदा जी रियलम से वांग लिन पे अटैक करता है और एक थोड़ी सी लाइटनिंग जो कि रेड कलर की थी, वो रेड कलर की जी रियलम वांग लिन के बॉडी में एंटर हो जाती है। तेजी से वो स्प्रेड होने लगती है, लेकिन वांग लिन वक्त रहते उसे अपने अंदर सप्रेस कर लेता है और अपने बॉडी के एक हिस्से में स्टोर करके रखता है ताकि वो फ्यूचर में इसे अपने किसी वेपन के तौर पे यूज कर पाए। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर ली युआन के साथ थंडर सेलेस्टियल रियलम का जो सेंटर वाला फ्रेगमेंट है वहाँ पे पहुंच जाता है। और अब आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन पहुंच तो गया था, लेकिन अभी भी इसके दिमाग में जी रियलम के बारे में बहुत कुछ चल रहा था और वो खुद के मन में सवाल करता है कि आखिर वॉर्टेक्स के अंदर मौजूद वो जो सील्ड पर्सन है उसके पास इतना टेरिफाइंग जी रियलम कैसे हो सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि जी रियलम को भी इवॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे वांग लिन पहुंच जाता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि यहाँ से अभी उसे 15 दिन का ट्रैवल और करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बस उस फ्रेगमेंट की शुरुआत है, सेंटर में तो अभी से पहुंचना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 15 दिन ट्रैवल करने के बाद फाइनली ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इस दौरान इन्हें रास्ते में काफी सारे कल्टीवेटर्स भी मिले थे और जिनके बारे में ली युआन पूछता है कि ब्रदर वांग ना समझा नहीं, आखिर यहाँ पे इतने सारे लोगों की भीड़ क्यों है। ऐसा लग रहा है कि थंडर सेलेस्टियल रियलम में जितने भी लोग आए हैं वो सभी एक जगह पे गैदर हो रहे हैं। वांग लिन उन सभी को देखता है और वो समझ जाता है कि आखिर ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन वांग लिन किसी को भी भाव नहीं देता और ये लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी 10 रेज ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी इन्हीं की तरफ बढ़ती है और वो इतनी स्पीड से निकल जाती है कि किसी को भनक तक नहीं लग पाती। वांग लिन यहाँ पे पॉज था, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी यहाँ पे 10 में से जो एक स्वॉर्ड एनर्जी थी वो वहीं पे रुक जाती है। वांग लिन की तरफ वो देखती है और तेजी से फिर वांग लिन की तरफ वो बढ़ने लगता है। अब जो 9 रे ऑफ स्वॉर्ड एनर्जीज थी वो भी वहाँ पे रुक जाती है और ह्यूमन फिगर्स का रूप ले लेती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें से कुछ मेल और फीमेल्स थी और ये भी अपने एक साथी को वांग लिन की तरफ बढ़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा डाउट में थे। वो लोग हैरान थे कि आखिर उनका एक साथी उसकी तरफ क्यों जा रहा है। यहाँ पे जो ली युआन था वो भी काफी ज्यादा सावधान हो जाता है, लेकिन तभी वांग लिन जो कि यहाँ पे चुपचाप खड़ा था वो कुछ भी नहीं करता। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बंदा था ये और कोई नहीं बल्कि जेनकोंग ली है, जो कि वांग लिन को रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि जूनियर जेनकोंग ली सीनियर को ग्रीट करता है। यहाँ पे जो बाकी के जो 9 बंदे थे वो लोग ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी नजर वांग लिन पे जाती है और सराउंडिंग्स में जितने कल्टीवेटर्स थे जो कि थंडर सेलेस्टियल रियलम में ही मौजूद थे वो लोग भी ट्रैवल करते वक्त पॉज हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं और सभी लोग जेनकोंग ली और वांग लिन को देखे जा रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि 10,000 से भी ज्यादा कल्टीवेटर्स मौजूद थे। जेनकोंग ली जो कि साउथर्न डोमेन से बिलोंग करता है और जिसकी फैमिली काफी ज्यादा रिस्पेक्टिव और पावरफुल मानी जाती है, ऊपर से वो एक थंडर मैसेंजर बन चुका है और जिसकी कल्टीवेशन इस वक्त वांग लिन के ऑलमोस्ट इक्वल है, तो उसका वांग लिन को सीनियर कहना सभी को काफी ज्यादा सस्पिशियस में डाल देता है और सभी लोग ये समझते हैं कि शायद वांग लिन जो सेलेस्टियल टेंपल है उसका कोई एल्डर होगा। जेनकोंग ली अपने जो बाकी के जो 10 लोग थे इनमें सबसे ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल था और ये जो बाकी के 9 लोग हैं ये भी किसी न किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सभी लोग वांग लिन पे अपनी नजरें ठहराते हैं। जेनकोंग ली जो कि वांग लिन को देखे जा रहा था और उसके मन में उसके लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट बनता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने थंडर लेक के पास वांग लिन को देखा था जहाँ पर की शेंग यांग हू भी मौजूद था, तो यहाँ पे उसने वांग लिन की जो कल्टीवेशन लेवल है उसे एक्सेंडेंट स्टेज पे देखा। तभी उसे लगा था कि वांग लिन शायद अपनी पावर को सप्रेस कर रहा है और ऐसे सप्रेस कर रहा है क्योंकि जेनकोंग ली को पता तक नहीं चल रहा था कि आखिर इसकी ट्रू लेवल क्या है। और अब इतने कम वक्त में एक्सेंडेंट लेवल से कॉर्पोरल यांग स्टेज के लेट स्टेज पर पहुंच पाना कोई आसान बात नहीं है। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी जो ट्रू कल्टीवेशन लेवल है वो 3rd स्टेप पे हो। उनके लिए तो 1 सेकंड में खुद को सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे दिखाना और दूसरे ही पल एकदम अपने टॉप लेवल पे दिखाना ये आम बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस लेवल को अचीव कर चुके हैं। इसी वजह से जेनकोंग ली को लग रहा था कि वांग लिन ने अभी भी उसकी जो ट्रू कल्टीवेशन लेवल है उसको हाइड करके रखा है। उसे क्या पता कि वांग लिन की ट्रू कल्टीवेशन लेवल ही यही है और जो किस्मत ने वांग लिन का साथ दिया है ये बस उसी का नतीजा है कि वांग लिन इस वक्त कॉर्पोरल यांग स्टेज के लेट स्टेज पे है। यहाँ पे हम ली युआन को देखते हैं जहाँ पर वो वांग लिन को देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो जेनकोंग ली नाम से काफी ज्यादा परिचित था और ये साउथर्न रीजन
रीजन में जो टॉप 3 जीनियस है उनमें कंसीडर किया जाता है, जिनमें की शेंग एंगहू, टैन यानफेंग और जेंग कोंग ली ये तीनों आते हैं। अब यहाँ पे जेंग कोंग ली वांग लिन को सीनियर जू के नाम से बुलाता है। ये सुनकर जो लियू आन है इसका माथा और से कुड़ता है और ये और हैरानी के साथ वांग लिन की तरफ देखता है कि तभी वांग लिन जेंग कोंग ली से पूछता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, जिस पर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जेंग कोंग ली से बताता है कि थंडर सेलेस्टियल रियलम के जो 4 मेन फ्रेगमेंट्स है ये बहुत इंटेंस अमाउंट में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशन को रिवील कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर कुछ समय के लिए एक ऐसा रिस्ट्रिक्शंस भी लगा हुआ है जिसे कि तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही वो रिस्ट्रिक्शन टूट जाएगा यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ट्रेजर अपीयर होगा। और जैसे ही मैंने इसके बारे में सुना मैं इसी वजह से वहाँ पर जा रहा हूँ। अब जैसे ही वांग लिन रिस्ट्रिक्शंस का नाम सुनता है तो उसकी आंखें चमक उठती है, पर वांग लिन उसे बताना नहीं चाहता है कि मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। तो वो नाटक करते हुए कहता है कि अच्छा, तो वहाँ पे एक ऐसी जगह है जो कि रिस्ट्रिक्शन के जरिए से प्रोटेक्ट की जा रही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ अकेले जाकर उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ के एक अच्छी हार्वेस्ट करोगे। जिसपे जेंग कोंग ली थोड़ा हेजिटेट करता है, पर फिर वो वांग लिन से काफी रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि असल में जूनियर चाहता है कि अगर सीनियर के पास थोड़ा टाइम हो तो वो प्लीज एक बार हमारे साथ चले। मैं वहाँ पर जो ब्रदर शेंग एंगहू है उसके साथ मिलने वाला हूँ। हमने ऑलरेडी एक डील की है कि हम दोनों साथ मिलकर उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वांग लिन यहाँ पे उससे कहता है कि ठीक है, फिलहाल तो मेरे कुछ पर्सनल मैटर्स है, एक बार मैं उनसे सॉल्व कर लूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ सकता हूँ। ये सुनकर जेंग कोंग ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो रिस्पेक्ट के साथ उसे फेयरवेल कहते हुए यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ वांग लिन और ली युआन भी यहाँ से चले जाते हैं और ली युआन के मन में काफी सारे सवाल थे, लेकिन वो डर के मारे वांग लिन से पूछना नहीं चाहता था, क्योंकि हर किसी के राज हैं जो कि वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। कि तभी हम देखते हैं कि कुछ दिन और बीत जाते हैं और फाइनली ये लोग थंडर सेलेस्टियल रियलम के उस सेंटर वाले फ्रेगमेंट में पहुंच जाते हैं। और याओ क्लैन के बंदे की मेमोरी में जो कलेक्शन पवेलियन की जगह थी वो यही थी। यहाँ पे आते साथ ही ली युआन कहने लगता है कि यहाँ पर एक सेलेस्टियल रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है जैसे कि तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दे तो मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। अब वो यहाँ पे सील्स को जैसे ही बनाता है तो इनके सामने एक फ्रेगमेंट अपीयर होता है और ये जो फ्रेगमेंट था इसके ऊपर ही वो कलेक्शन टावर वाला पवेलियन मौजूद था। वांग लिन जब इसे थोड़ा थोड़ा देखता है तो उसे कुछ कुछ समझ आता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरा कुछ समझ पाता तभी वो डिसअपीयर हो जाता है। इसी वजह से ली युआन यहाँ पे अपनी रिस्ट्रिक्शंस की मदद से इस फ्रेगमेंट को और ज्यादा स्टेबल बनाता है। जैसे जैसे वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता जाता है ये जो अलग से जो फ्रेगमेंट यहाँ पे अपीयर हुआ था ये और ज्यादा स्टेबल होता जाता है। और तब वांग लिन को नजर आता है कि इस पवेलियन के पास 4 बहुत बड़े बड़े बीस्ट के हॉर्न्स मौजूद है और उसके बीच में ही वो सेंटर में पवेलियन मौजूद था। वांग लिन फिर भी कंफ्यूज था कि तभी यहाँ पे ली युआन कहता है कि ब्रदर जू, अगर हम दोनों साथ में जाने का सोचते हैं तो मुझ में इस वक्त इतनी ताकत नहीं कि मैं इस रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरीके से बना पाऊँ, लेकिन अगर आप अकेले जाते हैं तो मेरे पास 80% चांसेस है कि मैं सेफली आपको वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। जिससे वांग लिन भी मान जाता है और कहता है कि जैसे ही तुम मुझे वहाँ पहुँचा तो तुम यहाँ से चले जाना, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। ली युआन मान जाता है, वो वापस से रिस्ट्रिक्शन के जरिए से उस फ्रेगमेंट को ओपन करता है और वांग लिन से कहता है कि ब्रदर जू जल्दी कीजिए। वांग लिन लाइटनिंग बोल्ट की स्पीड के साथ उस फ्रेगमेंट में एंटर होता है और अगले ही पल वो फ्रेगमेंट वांग लिन के साथ वॉइड में डिसअपीयर हो जाता है। ली युआन कहता है कि उम्मीद करता हूँ ब्रदर जू आप एक अच्छी खासी हार्वेस्ट करोगे। जिसके बाद वो कुछ रिस्ट्रिक्शन को भी अपने लिए प्रिपेयर करता है। आफ्टर ऑल वो अकेले तो यहाँ से जा नहीं सकता, तो वो खुद को और अपनी ऑरा को पूरी तरीके से हाइड कर लेता है और वांग लिन के इंतजार में बैठा रहता है। इसी के साथ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो जैसे उस फ्रेगमेंट के अंदर पहुंचता है तो पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पे एक बैरियर को पाता है कि तभी इस पवेलियन के अंदर 4 लोग बैठे थे, जिनमें से एक अपनी आंखें खोलता है और बेसिकली उसने वांग लिन के अपीयरेंस को यहाँ पे सेंस कर लिया था। वांग लिन भी उस पवेलियन की तरफ तेजी से चार्ज करता है। ये मिडिल एज्ड मैन बाहर आता है और वांग लिन से कहता है कि मैं तुम्हें काफी वक्त से फॉलो कर रहा हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। ये कहते साथ ही वो वांग लिन पे अटैक करता है कुछ ओरिजिन एनर्जी के जरिए से बनाए गए सील से, लेकिन वांग लिन कहाँ कम था, वो भी यहाँ पे अपने थंडर एनर्जी का यूज करते हुए उन सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे ये मिडिल एज्ड मैन और वांग लिन दोनों सेम लेवल पे थे। जिसके बाद वांग लिन तेजी से चिल्लाते हुए कहता है कि ये थंडर सेलेस्टियल रियलम है और यहाँ पर जो कलेक्शन पवेलियन है ये सेलेस्टियल रियलम का हिस्सा है, तो अगर 4 ग्रेट फैमिलीज को हक है कि वो यहाँ पे आके चीजें ले सकती है तो फिर मुझे क्यों नहीं। वांग लिन इस बंदे की तरफ तेजी से दौड़ता है। ये बंदा भी अपने पावर्स का यूज करके थंडर को उसके ऊपर गिराता है, लेकिन वांग लिन का ओरिजिन सोल जो कि ड्रैगन के शेप में होता है वो इमीडिएटली उसकी बॉडी से बाहर निकलकर इस थंडर को ही डिवोर कर जाता है। ये देखकर ये मिडिल ईस्ट मैन काफी ज्यादा शॉक था और फिर वो वांग लिन पे अटैक करते हुए कहने लगता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो। कि तभी यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं जो कि अपने मुंह से उसी थंडर फ्रेगमेंट को बाहर निकालता है जिसे कि उसने सप्रेस करके अपने अंदर रखा था। और हमें बताया जाता है कि ये वांग लिन ने तब किया था जब वो कॉर्पोरल यंग स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर रहा था। जिस फ्रेगमेंट पे ये ब्रेक
थ्रू कर रहा था वो काफी ज्यादा स्टेबल थी। इसी वजह से वहाँ से जाने से पहले वांग लिन ने उस फ्रेगमेंट को सप्रेस करके अपने पास रख लिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ओल्ड मैन है ये वापस से वांग लिन पे अटैक करता है, लेकिन वांग लिन अपने मुंह से उसी फ्रेगमेंट को निकालता है और यहाँ पे उसके जो अटैक्स है जो कि सील्ड फॉर्म में थे और ओरिजिन एनर्जी के जरिए से किए गए थे उसकी तरफ थ्रो करता है। दोनों का अटैक आपस में कोलाइड होते साथ ही शैटर्ड हो जाता है, लेकिन ये जो मिडिल एज्ड मैन था ये समझ जाता है कि वांग लिन कोई आसान बंदा तो है नहीं कि वो उसे ऐसे ही डील कर पाए, तो वो यहाँ से तेजी से अब सेंटर की तरफ भागता है। वांग लिन भी इसका पीछा करते हुए इसे चेस करता है। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम तीनों मुंह क्या देख रहे हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के 3 बंदे भी आंखें खोलते हैं। वांग लिन के सामने ये टेलीपोर्ट होते हैं और वांग लिन से कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। वांग लिन यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे किसी से लड़ना नहीं चाहता, तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि सिर्फ 4 ग्रेट फैमिलीज ही यहाँ पे आ सकती है, मुझे अंदर जाने दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम में से किसी को नहीं मारूंगा। अब ये 4 और ज्यादा एरोगेंट होते हैं और वांग लिन से उनमें से एक बंदा कहता है कि जब तक निर्वाणा कैरियर स्टेज पे नहीं पहुंच पाते तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके बाद ये चारों मिलकर वांग लिन पे अटैक करते हैं, जिनमें से वो जो ब्लैक रॉक वाला बंदा था जिससे वांग लिन पहले मिला था वो यहाँ पे अपने बैग से एक स्वॉर्ड बाहर निकालता है, वांग लिन की तरफ थ्रो करता है। तो बाकी के जो 3 बंदे थे वो यहाँ पर अपने अपने सील्स को बनाकर वांग लिन पे अटैक करते हैं। वांग लिन यहाँ पे अपना चिल बंदा बिल्कुल खामोशी के साथ इन्हें फॉलो किया जा रहा था और अगली पल वो स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज करता है और पीछे मुड़ता है और स्पेस से ऐसे गायब होता है कि किसी को भनक तक नहीं लगती और अगले ही पल वो उसी मिडिल एज्ड मैन के पीछे टेलीपोर्ट होता है और तभी वो जो स्वॉर्ड जो वांग लिन को चेस कर रही थी वो भी उसी की तरफ बढ़ती है। वांग लिन बिल्कुल शांत था और स्टॉप स्पेल का यूज करके मिडिल एज्ड मैन और स्वॉर्ड दोनों को रोक लेता है। ये देखकर ये जो मिडिल एज्ड मैन था ये काफी ज्यादा हैरान था, पर अगले ही पल वांग लिन यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर से इसकी ओरिजिन सोल को बाहर निकालता है। उसकी बॉडी कोलैप्स कर जाती है और वो भागने को देखता है, लेकिन तभी कार्मा विप उस पे लैंड करता है और एक सिंगल अटैक से ही उसके ओरिजिन सोल से काफी ज्यादा ओरिजिन एनर्जी बाहर निकलती है। यहाँ पे जो दूसरा वाइंड अटैक एक बंदे ने किया था वांग लिन इसे भी देखता है। वांग लिन के हाथ पे बना वो जो बीस्ट टैटू था वो अपीयर होता है और वही जायंट स्कल उसके सामने अपीयर होता है और जो कि उसके वाइंड अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी यहाँ पे वांग लिन निकालता है 1 बिलियन सोल फ्लैग और इस मिडिल एज मैन को उसके अंदर डालने ही वाला था। ब्लैक कलर की मिस्ट इसकी बॉडी को रिफाइन करने लगती है कि जैसे वो रेजिस्ट करता है। यहाँ पे ये बंदा देख के हैरान था कि उस 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर ब्लड एंसेस्टर की जो याओ फैमिली है उस बंदे की एक सोल मौजूद थी जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में लग रहा था। ये देखकर इसका फोकस लूज हो जाता है क्योंकि ब्लड एंसेस्टर भी कहीं ना कहीं काफी जाने पहचाने लोग थे और वैसे भी उनका जो ब्लड प्लेनेट है उसका ओरिजिन ही ऑल हेवन स्टार सिस्टम से है। और फिर अगले ही पल ये जो मिडिल एज्ड मैन की सोल थी ये भी 1 बिलियन सोल फ्लैग का हिस्सा बन चुकी थी। अब वांग लिन बाकी दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि मैं इस कलेक्शन पवेलियन के अंदर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये दोनों पूरी तरीके से स्पीचलेस हो जाते हैं कि तभी जो तीसरा बंदा जिसने की वाइंड अटैक किया था वो यहाँ पे ऐसी चीख मारता है कि सभी की नजरें उस बोन स्कल पे जाती है। अब यहाँ इतनी टेरिफाइंग और इविल ऑरा वो बोन स्कल रिवील कर रहा था कि वांग लिन जो कि खुद इसका ओनर है वो भी इससे टेरिफाइड हो जाता है, जिसके बाद ये दूसरा बंदा भी हार मान लेता है। अब वांग लिन उन दोनों बंदों से कहता है कि बताओ मैं दोबारा पूछता हूँ क्या मैं अभी भी क्वालिफाइड नहीं हूँ। यहाँ पर उन दोनों बंदे में से एक बंदा कहता है कि फेलो कल्टीवेटर अब जबकि तुमने अपनी ताकत को साबित कर दिया है तो आखिर हम तुम्हें डिनाई कैसे कर सकते हैं, लेकिन अपना नाम पहले बताओ। जिसमें वांग लिन अपना नाम ज़ूमू बताता है। ये सुनकर वो दूसरा बंदा कहता है कि ठीक है फेलो कल्टीवेटर ज़ूमू चलो अंदर चलते हैं। कि तभी इसके पीछे खड़ा बंदा वांग लिन को घूरने लगता है और कहता है कि क्या फेलो कल्टीवेटर ज़ूमू प्लेनेट डोंगलिन पे जो ज़ू फैमिली है उसका हिस्सा है। वांग लिन यहाँ पर उसे काफी कोल्ड लुक देता है और स्माइल करता है और कहता है कि क्या मेरा उस फैमिली से होना जरूरी है, जिस पे वो बंदा हेजिटेट करता है। यहाँ पे ये जो बंदा था ये असल में चैन फैमिली से बिलोंग करता है। वो वांग लिन से कहता है कि सीनियर अगर जहाँ तक मेरा अंदाजा सही है और आप ज़ू फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो मैं आपको एक इन्विटेशन देना चाहता हूँ, आप मेरे चैन फैमिली के एल्डर बनके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वांग लिन ये सुन के स्माइल करता है और वो कहने लगता है कि मैं इस पर जरूर सोचूंगा। अब यहाँ पे बेसिकली वांग लिन मुंह पे से मना नहीं करना चाहता था। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग उस गेट को ओपन कर देते हैं और कलेक्शन पवेलियन के अंदर ये लोग जाने लगते हैं कि तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि सेलेस्टियल स्पेल किसे मिलेगा ये उसके लक पे डिपेंड करता है और ना ही इसमें हमारा कोई रोल है। ये तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो तीसरा बंदा जैसे कि वांग लिन के उस बीस्ट ने निपटा दिया था ऑलमोस्ट, वो भी डरते डरते आगे बढ़ता है। अब यह हमें दिखाया जाता है कि ये जो पवेलियन है इसमें काफी सारे फ्लोर्स हैं और जितने ज्यादा हायर फ्लोर पे आप जाओगे आपको उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब वांग लिन आगे की तरफ बढ़ता है। अब ये तीनों लोग जो थे ये श्योर थे कि वांग लिन कभी भी 4th फ्लोर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब कि ये वहीं तक जा पाएगा क्योंकि इसका कल्टीवेशन भी इन्हीं के जितना है और ये लोग इसके आगे नहीं जा पाए थे। लेकिन जो चैन फैमिली का बंदा था जिसने कि वांग लिन को इनवाइट किया था कि उसके
फैमिली का नॉन एल्डर बन जाए तो वो यहाँ पे इनसे कहने लगता है कि मैं इसे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इसमें मेरी मदद करोगे, बदले में मैं तुम्हें रिवॉर्ड्स भी दूंगा। और हाँ, इसने जो हमारे फर्स्ट टीममेट को जान से मार दिया वो मैटर भी तुम्हें भूलना होगा। यहाँ पर सभी एग्री कर जाते हैं कि तभी वांग लिन जो कि आगे बढ़ रहा था इसका यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है और सामने एक मिस्ट से फिगर बनता है जो कि वांग लिन की तरफ अटैक करता है और ये अटैक पूरी तरीके से उसकी ऑरा से फिल्ड थी। तो वांग लिन के बॉडी के अंदर जैसे ये ऑरा एंटर होता है तो यहाँ पर ये बंदा कहने लगता है कि तुम्हारा रैंक 8 ग्रेटर सेलेस्टियल है और फिर वो वांग लिन को इशारा करता है और कहता है कि यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट 4th फ्लोर पे जाना है, वहाँ पे तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें कोई सेलेस्टियल स्पेल मिल जाएगा। जिसके साथ ये फॉग डिसअपीयर होने लगता है। पर तभी वांग लिन समझ जाता है कि अगर उसे सेलेस्टियल स्पेल चाहिए और हर हाल में चाहिए तो वांग लिन को ऊपर के जो टॉप फ्लोर्स है उनमें जाना ही होगा। तो वांग लिन यहाँ पे निकालता है सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन की बेटी यानी कि वही लेडी जिसे की बचाने के लिए सीनियर ज़ियावी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ पे पगोड़ा में से वो उसे बाहर निकालता है और अपनी पावर के जरिए से वो उसकी बॉडी को कंट्रोल करता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अलाइव हो। अब यहाँ पे जैसे वो इसे देखता है वो मिस्ट इमीडिएटली उसकी पावर और कल्टीवेशन दोनों को जज करते हुए इसे कहने लगता है कि ये तो एक रैंक 9 की सेलेस्टियल लॉर्ड है। अब जाहिर है वो एक सेलेस्टियल एम्परर की बेटी जो थी। अब यहाँ पे वो उसे इमीडिएटली कहता है कि आप 9th फ्लोर पे जा सकती हैं और वहाँ पर जाके आपको जो स्पेल पसंद आए आप उसे रख सकते हैं। यहाँ पे ये सुनकर वांग लिन की आंखें जो है और ब्राइटली शाइन करने लगती है और वो उससे कहने लगता है कि फ्लोर 4 और फ्लोर 9 में कितना ज्यादा डिफरेंट है, वहाँ मैं जाकर अपनी मर्जी का कोई भी स्पेल चूज कर सकता हूँ। इसी के साथ वांग लिन सीधा आगे की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पर ये जो कलेक्शन पवेलियन था, हर फ्लोर पे जब कोई बंदा जाता है तो वहाँ की लाइट्स इमिट होती है। अब वांग लिन ऐसे करते करते सीधा 4th फ्लोर पे पहुँचता है। 3 लोग जो कि नीचे खड़े थे वो यही सोच रहे थे कि शायद इसे कोई एवरेज टाइप का स्पेल भी मिल जाए तो भी ये काफी ज्यादा खुश होगा। पर यहाँ पे इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब धीरे धीरे करके 4, 5, 6, 7, 8 और 9th फ्लोर तक की ये जो लाइट्स है ये एकदम से इमिट होती हैं। यहाँ पे चैंग फैमिली, लू फैमिली और सॉन्ग फैमिली, इन तीनों फैमिली के जो बंदे थे इनके मुंह हैरानी के साथ खुले रह जाते हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यार आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो काफी ज्यादा श्योर थे कि इसे कोई हाई ग्रेड का सेलेस्टियल स्पेल मिलेगा। यहाँ पे इन्हें काफी ज्यादा जलन भी होती है लेकिन बेचारे क्या ही कर सकते थे। पर वांग लिन के लिए एक अच्छी बात ये हो गई क्योंकि इन्हें पता नहीं कि आखिर वांग लिन 9th फ्लोर तक गया कैसे। उन्हें तो यही लगेगा कि शायद इसकी जो ट्रू कल्टीवेशन लेवल है उसने यहाँ का जो गार्डियन है उसे इम्प्रेस कर दिया है और शायद इसका जो ट्रू कल्टीवेशन लेवल है वो 3rd स्टेप पे होगा। इसके साथ हम वांग लिन को देखते हैं जो कि 9th फ्लोर पे एंट्री मारता है और यहाँ पे इसे कुछ वुडन फ्लेयर्स नजर आते हैं जिन पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनी हुई थी और जिनमें की कुछ चीजें लिखी हुई थी जैसे कि माउंटेन कोलैप्स, डार्क मून, ऐसी चीजें लिखी हुई थी और जिनमें से कुछ तो वांग लिन को समझ में आता है कि शायद ये स्पेल्स होंगी। पर तभी यहाँ उसके सामने एक मैट जैसी चीज थी पर वांग लिन इसके आर पार हो जाता है तो समझ आता है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ये सभी एक इल्यूजन फॉर्म में है। पर वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पे लेगा क्या क्योंकि कोई भी चीज रियल में तो है नहीं। कि तभी वांग लिन थोड़ा सोच में डूब जाता है। वो पेंटिंग्स को देख रहा था और एक पेंटिंग थी जिसमें कि एक पेड़ बना हुआ था और उसके नीचे एक बच्चा बैठा हुआ था। वांग लिन गहरे ख्यालों में डूब जाता है, अपनी आंखें बंद करता है और थोड़ी देर बाद जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो कंफ्यूज था कि यार आखिर मैं इन्हें अचीव कैसे करूं। लेकिन वो नोटिस करता है कि उस पेंटिंग में जो बच्चा था वो अब डिफरेंट पोजीशन में बैठा हुआ है। अब वांग लिन कुछ डिफरेंस को जैसे ही नोटिस करता है तो वो बहुत गौर से उसे देखने लगता है और ऐसे ही काफी वक्त और बीतता है। तो वांग लिन जैसे जैसे उसे ऑब्जर्व करता है वो देखता है कि हर एक पहर के बाद ये जो बंदा था ये अलग अलग हैंड साइंस को यहाँ पे क्रिएट करता है जैसे कि वो यहाँ पे किसी को कोई स्पेल सिखा रहा हो। अब वांग लिन उसे काफी देर तक फॉलो करता है और जब फाइनली वो उसे कॉपी करते करते लास्ट स्टेप तक पहुंच जाता है अचानक से वांग लिन यहाँ से पूरी तरीके से टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे वो एक बंदे को पाता है जो कि यहाँ पर सभी लोगों से कह रहा होता है कि आज यहाँ पे मैं एक ऐसी पेंटिंग को बनाने वाला हूँ जो कि सेलेस्टियल लॉर्ड को काफी ज्यादा पसंद आएगी। अब यहाँ पे वांग लिन उन्हीं में से किसी एक के बीच में खुद को पाता है पर उसकी बॉडी यहाँ पे नहीं थी बल्कि ये सब कुछ असल में वांग लिन का ओरिजिन सोल फील कर रहा था। और यहाँ पे वो बंदा कुछ पेंटिंग्स को बनाता है जहाँ पे आसमान में काफी तेज हवा चलती है और इसी हवा के झोंके के साथ हमें ब्लैक ड्रैगन्स नजर आते हैं। तभी हवा इतनी तेज चलती है कि आसपास की चीज पूरी तरीके से उड़ जाती है। वांग लिन भी इस प्रेशर को फील कर पा रहा था। वो समझ आता है कि ये वही कॉल द विंड स्पेल है जिसे कि वांग लिन ने उस पेंटिंग के बाहर लिखा हुआ देखा था। यहाँ पे 2 और लोग होते हैं जो कि इस पेंटिंग को देखकर काफी ज्यादा तारीफें करते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि मैं इसे, जिसका नाम कॉल द विंड है, इसे 9th फ्लोर पे रखूंगा और कोई खुशकिस्मती होगा जो कि इस स्पेल को हासिल
कर पाएगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी उसे काफी ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे अचानक से जैसे ये सपना पूरी तरीके से टूट जाता है, वांग लिन वापस से खुद को अपनी बॉडी के अंदर पाता है और वांग लिन समझ जाता है कि वहाँ पर इतने केयर फ्री होकर जो लोग बातें कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि सेलेस्टियल लॉर्ड भी था, सेलेस्टियल एम्परर भी था और ये पता नहीं कोई मिस्टीरियस सा मास्टर था जिसके बारे में वांग लिन को पता नहीं, लेकिन इन तीनों ने मिलकर ही इस स्पेल यानी कि इस पेंटिंग को बनाया है। वांग लिन यहाँ से निकलता है, सीधा नीचे की तरफ बढ़ता है, पर तभी ये जो तीन लोग थे इनके मन में लालच आता है और यहाँ पे जो बंदा वांग लिन को अपने फैमिली का एल्डर बनाने वाला था वो भी इससे माफी मांगते हुए कहता है कि मेरा इरादा बदल चुका है, हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया है कि पहले हम तुम्हें मारेंगे, तुमसे तुम्हारा स्पेल लेंगे और फिर उसे कौन रखेगा अपने पास ही हम आपस में फाइट करके डिसाइड करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा जो कि दूर खड़ा था वो सबसे पहले अपने यिंग और यांग वाले उसी सील से अटैक करने के लिए प्रिपेयर होता है। वहीं दूसरी तरफ ये जो चैन फैमिली का बंदा था ये भी पूरी तरीके से प्रिपेयर था और ये अपने जो कुछ नीडल्स होते हैं उन्हें वांग लिन की तरफ थ्रो करता है। इन नीडल्स को देखकर वांग लिन थोड़ा फ्यूरियस होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कहीं इन्हें देखा है। तभी वांग लिन स्माइल करता है और कहता है कि क्यों ना जरा मैं उस स्पेल को यहाँ इन पे आजमाऊं। इसी के साथ वांग लिन के चेहरे पे एक डेविलिश सी स्माइल आ जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।